हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज 25 प्रश्नों का फिर से सेट देखें जीएस का, जिसमें से सभी टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं, चाहे वो विज्ञान हो, अ, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स हो, या फिर हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, खेल से संबंधित हो, विविध हो, या फिर करेंट हो। सभी से दो दो तीन तीन प्रश्नों को लिया गया है। आपके प्रैक्टिस के हिसाब से बेहद सफिशिएंट है। आप देखें, पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, हर 2 वर्ष में विधान परिषद के कितने सदस्य बदल जाते हैं? ऑप्शंस देखें, आधा, 2/3, 1/3 और 0। तो आपको पता होगा कि विधान परिषद जो होता है ये उच्च सदन होता है। कौन सा सदन होगा? उच्च सदन होगा, याद रखना है, उच्च सदन इसे कहा जाता है। और संविधान में इसका जो वर्णन है गठन का, वो अनुच्छेद 169 है, और 171 में भी इसका प्रावधान किया गया है। तो 169 और 171 में विधान परिषद का गठन का चर्चा किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल की, तो ये 6 वर्ष है। कितने वर्ष है? 6 वर्ष। ये भी याद रखना है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये सदन जो होता है ये अस्थाई होता है, अस्थाई सदन होते हैं, इसका विघटन नहीं होता है, ये भी याद रखना है। और विधान परिषद की अगर हम चर्चा करें तो विधान परिषद पूरे भारत में मात्र 6 राज्यों में, अभी फिलहाल जो करेंट की बात अगर हम करें तो 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। जैसे बिहार है, महाराष्ट्र है, यूपी है, एपी है यानी कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश दोनों जगह है, तेलंगाना है, कर्नाटका है। तो इस तरह से 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्य याद रखना है, 6 स्टेट में विधान परिषद है। तो इस तरह से ये भी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, सारे पॉइंट आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो और अगर आप जानना चाहें तो ये उच्च सदन होता है, इसकी भी हम चर्चा किए हैं। सदस्य संख्या की अगर हम बात करें तो विधानसभा में जितने भी सदस्य होते हैं, मान के चलिए कि अगर 60 सदस्य है विधानसभा में, ठीक है, तो उसका 1/3 होना चाहिए। 1/3 मतलब 20 सदस्य विधान परिषद का होगा, ठीक है, ये मिनिमम है। या फिर 40 से कम नहीं होना चाहिए। दोनों स्थिति में ये आप याद रखें कि विधान परिषद के सदस्य के संख्या जो होती है वो कितना होना चाहिए। तो विधान सभा जो होता है, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं, और उच्च सदन तो विधान परिषद हो गया। तो वैसी स्थिति में 2 बातें यहाँ पे आपको याद रखना है। विधानसभा का जो सदस्य है उसका 1/3 और मिनिमम 40 से कम नहीं होना चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाएंगे। तो आपका सही जवाब, हर 2 वर्ष में विधान परिषद के कितने सदस्य बदल जाते हैं? तो 1/3 सदस्य हमेशा बदलते हैं, 2 वर्षों में बदलते हैं, याद रखना है। कुछ राज्यपाल चुनते हैं, ठीक है, ये सब भी याद रखने योग्य चीज़ें हैं। स्नातक वाले चुनते हैं, फिर टीचर्स लोग चुनते हैं। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ेंगे तो इससे प्रश्न आते हैं। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलें तो अगला प्रश्न कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान देना है क्वेश्चन को, उससे रिलेटेड तथ्यों को भी आपको समझते जाना है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आप देखें, 1945, 1946, 1947, 1948। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की बात हो रही है तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, ठीक है, याद रखना है, 7 अप्रैल को हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। WHO इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आप याद रखें। और इसकी स्थापना जो की गई थी ये 1948 ईस्वी में की गई थी, याद रखना है, 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो यह जेनेवा में स्थित है। कहाँ है? जेनेवा। सबसे बेहद इम्पोर्टेंट, एक एक पॉइंट आपके लिए बेहद, ये जेनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड में है, इसे भी आप याद रखें। 1945 की अगर बात करें तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखें।
और संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य देश हैं, ये भी याद रखना है। तो 193 देश इसमें है संयुक्त राष्ट्र संघ में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो देखिए ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि स्थापना दिवस भी 7 अप्रैल है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आप देख लें, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को, 22 जून को। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो विश्व जैव विविधता दिवस की अगर बात करें तो विश्व जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की अगर हम चर्चा करें तो 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना है। बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च को जाना जाता है और मनाया जाता है पूरे बिहार में, ये याद रखना है। विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल की अगर चर्चा करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, पृथ्वी दिवस के रूप में। ठीक है, पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस तरह से हर एक पॉइंट को आप देखते जाएं। तो विश्व जैव विविधता दिवस आपको याद हो गया होगा 22 मई। ठीक है, 22 मई। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। कितना इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखना है इस चीज़ को। ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी टेबल टेनिस और डी कहता है गोल्फ। तो सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित खेल है, कप है। ठीक है, हॉकी से संबंधित। अगर बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन थॉमस कप संबंधित है, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अगर हम टेबल टेनिस की बात करें तो डेविस कप इससे संबंधित है। गोल्फ की अगर हम बात करें तो बाकर कप, राइडर कप। ये कप जरूर याद करें, खेल से संबंधित जो भी ट्रॉफीज़ हैं उसको याद रखें। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। और ख़ासकर बिहार SSC CGL जो है इसके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखें। तो यहाँ पे सुल्तान अजलान शाह कप की बात हो रही है, तो ये हॉकी से संबंधित है। और यह कब से शुरू हुआ है ये भी याद कर लें, ये 1983 ईस्वी से शुरू की गई है। सुल्तान अजलान शाह कहाँ खेला जाता है, तो यह मलेशिया में खेला जाता है। ये भी याद रखें, मलेशिया में ये खेला जाता है। ठीक है, मलेशिया में यह खेला जाता है। तो 4 का आपने देखा आंसर। उसके बाद 5वें नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। 5वां नंबर कहता है उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च संगठन कौन सा है। ऑप्शंस देखें, IDBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI। 4 बैंक हैं। उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च संगठन कौन सा है। देखिए आप आंसर दे सकते हैं, आप अपना स्कोर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। हाँ दोस्तों, भाई अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर करें। उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च संगठन कौन सा है, तो आपका आंसर IDBI हो जाएगा। ठीक है, IDBI जिसका मुख्यालय मुंबई है, इसका जो मुख्यालय है मुंबई है, ये भी याद रखें, बेहद इम्पोर्टेंट है। मुंबई IDBI की जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कह सकते हैं। ठीक है, और इसका जो कह सकते हैं IDBI का जो स्थापना है वो 1 जुलाई को हुआ है, 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को हुआ है 1964 ईस्वी को, 1964 ईस्वी, ये भी याद रखें आप, 1964 ईस्वी को। ठीक है, ये इसका स्थापना हुआ 1 जुलाई 1964 ईस्वी को। तो ये सारे चीज़ को याद रखें। ये भारत सरकार की एक शाखा है, बैंकिंग शाखा है, जिससे जो वित्तीय सहायता प्रदान करता है IDBI उद्योगों के लिए। ठीक है, अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक जो है वो बड़ौदा इसका मुख्यालय है। स्थापना 1994 में हुआ था ICICI का। तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लें। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है
वो अहमदाबाद है। मुख्यालय ज़रूर याद रखें, आईडीबीआई का है तो बड़ोदरा, सॉरी मुंबई है। आईसीआईसी का बड़ोदरा है। एक्सिस बैंक का कहाँ है? अहमदाबाद है। और स्थापना 1993 ईस्वी। आईसीआईसी का 1994, और एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो 1993 ईस्वी। आईडीबीआई की बात करें तो 1964 ईस्वी में। और जबकि एसबीआई की स्थापना की अगर हम बात करें तो यह 1955 ईस्वी में स्थापित किया गया था, 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को। और इसका मुख्यालय भी मुंबई है। एसबीआई और आईडीबीआई दोनों का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। ये याद रखें, बेहद इंपॉर्टेंट है। चार जो हम बताए। पहले एसबीआई को किस नाम से जाना जाता था ये भी जान लें। पहले इसे इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, ये याद रखें। और इंपीरियल बैंक से भी पहले इसे कलकत्ता बैंक के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से आप हर चीज़ को आप समझते जाएं। उसके बाद अगला हम देखेंगे छठा नंबर सवाल। छठा सवाल कहता है लाल रक्त कोशिकाओं, जिसको हम लोग आरबीसी भी कहते हैं, का विघटन, विघटन मतलब समाप्त हो जाना, ठीक है, मुख्यतः शरीर के किन अंगों में होता है? क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ रहा है। ऑप्शंस आप देखें, यकृत में, प्लीहा में, छोटी आंत में, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोन मैरो। छोटी आंत को हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, प्लीन मतलब प्लीहा होता है, और यकृत को लीवर कहते हैं। अगर आप हिंदी नहीं जानते होंगे तो इस सारी चीज़ों, अंग्रेजी नहीं जानते होंगे तो इन सारी चीज़ों को मोटा मोटी जान लें, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे बोन मैरो पूछ दे, स्मॉल इंटेस्टाइन पूछ दे। लेकिन ये भी बात है कि वहाँ एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी भी रहता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आरबीसी जो होता है वो खून यानी कि रक्त का एक भाग होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन यानी कि मृत्यु जो होती है वो कहाँ होती है, ये जानना है आपको। तो उससे पहले आप ये जानें कि आरबीसी का कार्य क्या है। तो आरबीसी का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी ही करता है। आरबीसी लाल रक्त कोशिका, जिसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं, ठीक है। और ओरिजिन कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ लाल रक्त कोशिका का बनना अस्थि मज्जा में होता है। और अगर विघटन की बात करें तो ये बी हो जाएगा, प्लीहा में। प्लीहा में इसका विघटन होता है, ठीक है, प्लीहा में इसका विघटन होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जो विघटन होता है वो प्लीहा में होता है, तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में होते हैं, और इसे रासायनिक तौर पे इसे हम लोग इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो हर पॉइंट को आप देखें, एकदम विस्तृत से आपको बताया जा रहा है। उसके बाद हम लोग 7वां नंबर देखेंगे। 7वां नंबर सवाल है। 7वां कहता है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? बाकी 3 होते हैं, बाकी 1 नहीं होते हैं, तो आपको बताना है आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम या फिर निकेल। 4 ऑप्शन हैं आपके, तो बेहद आसान है, आप देख के भी इसको बना सकते हैं। ये टंगस्टन, टंगस्टन जो तत्व है ये इसमें नहीं होता है स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित पदार्थ है, जिसे हम लोग कह सकते हैं स्टेनलेस स्टील, जो कि मिश्रित किया हुआ है आयरन, क्रोमियम, निकेल के द्वारा। ये तीनों मिलकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। टंगस्टन इसमें नहीं होता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों ने निम्न में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए गैस के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आप देख लें, सोडियम है, नियोन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो सड़कों पर जो रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम इसका परफेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर सोडियम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे गैस की चर्चा हो रही है, तो गैस की अगर बात करें तो ये नियोन है, ठीक है। गैस की बात अगर हम करें तो नियोन है, तो आपका 8वां का सही जवाब नियोन हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और जाने कि सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो इसको किरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। किरोसिन में एक तेल होता है किरोसिन, उसमें सोडियम को रखा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, आप जानते होंगे, H2 ऑक्सीजन से संपर्क करके ये जल का निर्माण करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हल्की गैस से होती है, ये भी याद रखना है, और इसके 3 अपरूप होते हैं। ये सारी चीज़ों को आप जरूर याद रखें। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन N2 को बोला जाता है।
नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाया जाता है, 78%, जो कि सबसे अधिक होता है। 78% बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो गया। अब 9वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 9वां नंबर सवाल कहता है तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? तुलबुल परियोजना। तो जम्मू कश्मीर ऑप्शंस देखें, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है। 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तुलबुल परियोजना, इसका आंसर हम बता दें। तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? ये तो आप आंख बंद करके बना सकते हैं। इसका ए सही हो जवाब हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना है, ठीक है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना है जिसका नाम है नाथपा झाकड़ी, ठीक है। नाथपा झाकड़ी, जो कि देश का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो टिहरी बांध है भगीरथी नदी पर, ये भी आप याद रखना, टिहरी बांध जो कि बहुत ऊंचा बांध है। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भाखड़ा नहर है जो कि सतलज नदी पर है। तो इन सब पॉइंट को आप नोट करते जाएं, आपके लिए बेहद आसान होगा। 10वां नंबर सवाल देखें। 10वां नंबर कहता है भ्रंश के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? तो 10 का ए सही जवाब हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत। अगर इसका विस्तृत जानकारी आपको लेना है तो आप जा सकते हैं चैनल पे इसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें लगभग 42,000 व्यूज़ हैं। आप उसको ज़रूर देखें। भ्रंश के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। तो पर्वतों का निर्माण और उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारे हैं उसमें, आप ज़रूर वहाँ पे विजिट करें। आगे देखेंगे। आगे कहता है 11 नंबर सवाल। 11 कहता है कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? ऑप्शंस देखें, शिखर है, गोपुर है, विमान है, मंडप है। 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब जो होगा वो बी हो जाएगा, गोपुरम इसको बोला जाता है। गोपुर यहाँ पे लिखा हुआ है, गोपुरम। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? तो इसे गोपुरम कहा जाता है। अब यहाँ देखें, मंदिर बनाने की जो शैली थी वो 3 शैली थी, 3 प्रकार की शैली थी, याद रखना है इस चीज़ को। अगर उत्तर भारत की बात करें तो नागर शैली, उत्तर भारत की अगर बात करें तो नागर शैली, जबकि द्रविड़ जो है ये दक्षिण की है, साउथ की है, ठीक है। साउथ भारत की यानी कि दक्षिण भारत की जो शैली है मंदिर बनाने की, ये द्रविड़ शैली है। और उत्तर भारत की बात करें तो ये नागर शैली है, ठीक है। और एक और याद रखें, एक बेसर शैली होता है, बेसर शैली, ठीक है। ये बेसर शैली जो होता है वो द्रविड़ शैली और नागर शैली का संयुक्त नाम है, मिला जुला कह सकते हैं ये शैली है, जिसमें नागर और कह सकते हैं द्रविड़, ठीक है। द्रविड़ और नागर ये दोनों का संयुक्त मिश्रण है बेसर शैली। तो इस तरह से आप याद रखें, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की है और जबकि नागर शैली जो प्रचलित थी वो उत्तर भारत में प्रचलित थी, मंदिर बनाने की जो वास्तुकला थी। और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों का सम्मिश्रण अगर कह सकते हैं तो बेसर शैली में था। इस तरह से हर पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और सभी पॉइंट को आप नोट करते जाएं। 12 नंबर देखें, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान है, झारखंड है, बिहार है और उड़ीसा है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, उदयपुर नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा और इसे राजस्थान मत बता दीजिएगा, क्योंकि उदयपुर जो है राजस्थान में भी है और बिहार के पश्चिमी चंपारण में भी उदयपुर है। इसलिए इसका सही जवाब अगर हो तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य की बात है तो ये बिहार हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें राजस्थान में तो ढेर सारे वन्यजीव अभयारण्य हैं राजस्थान में भी, जैसे कि कुंभलगढ़ है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में बेतला है, पलामू है, हजारीबाग है, ये वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। अगर दालमा भी है झारखंड में, ये भी याद रखना है। उड़ीसा की अगर बात करें तो चिल्का है, सिमलीपाल है, चिल्का सिमलीपाल ये सारे उड़ीसा में है। ये सारे भी पॉइंट्स आप नोट करें, हर पॉइंट्स को आप देखते जाएं। कहने का मतलब है वन्यजीव अभयारण्य को आप जरूर याद रखें, प्रश्न पूछने की संभावना होती है। जियो से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, भारत के भूगोल से यह प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए वन्यजीव अभयारण्य को जरूर याद रखें। हम उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है और वही प्रश्न हम लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 13 नंबर सवाल का, तो 13 नंबर सवाल कहता है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अब्सेंट है यानी कि अनुपस्थित है
तो कार्यों की जो जिम्मेदारी होगी वो कौन लेगा? तो ए देख लें प्रधानमंत्री, बी है मुख्य न्यायाधीश, सी कहता है लोकसभा अध्यक्ष और डी कहता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अगर आप चर्चा करें तो राष्ट्रपति का जो भारतीय संविधान में वर्णन है वो अनुच्छेद 52 में है, याद रखना है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया जाता है, वर्णन है। अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री जो बनता है भारत में वो बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष की बात, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसके द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, जिसे निम्न सदन भी बोला जाता है लोकसभा को, और निम्न सदन या निचला सदन भी कह सकते हैं इसे। और ये अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको जानने योग्य हैं। तो इसका सही जवाब मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश जो कार्यों की जिम्मेदारी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, अगला प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बना? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की अगर बात करें तो पहले ऑप्शंस आप देखें, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपका सही जवाब अगर यहाँ पे देखें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की, तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था। जिस समय यह भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था उस समय चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था यहाँ का गवर्नर था, ठीक है, भारत का गवर्नर था। वायसराय कर सकते हैं या भारतीय गवर्नर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखें, अगर भारत सरकार अधिनियम 1919 की अगर हम चर्चा करें तो 1919 में भारतीय संविधान के अनुरूप इसमें यहाँ पे क्या हुआ था, प्रांतों में ये द्वैत शासन को लागू किया गया था, ठीक है, भारत शासन सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और महिलाओं को सबसे पहले वोटिंग करने यानी कि मत देने का अधिकार मिला था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। अगर हम 1909 की चर्चा करें, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ये इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये मुस्लिम जो धर्म है उसका पृथक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, तो इसीलिए इसे जाना जाता है 1909 ईस्वी को। अगर भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो पूरा जो संविधान बना हुआ है भारत का, ये लगभग उसका बेस जो है 1935 ही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया, केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। तो इस तरह से ये ढेर सारे तथ्यों को आप जरूर याद रखें किस किस में क्या किया गया है। डी कहता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आप जानते होंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है, इसका जो राज था वो क्या था, भारत को 2 भागों में विभाजित करना, ठीक है, ये मेनली रूप से आप याद रखें। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल कहता है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शंस यहाँ पे देख लें, कलकत्ता है, लाहौर है, दिल्ली है और कराची है, 4 शहर है। तो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? कलकत्ता की अगर हम बात करें, 15 अगस्त, कलकत्ता की अगर हम बात करें तो कलकत्ता में 1896 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। तो इस तरह से आप देखेंगे कलकत्ता में मेनली रूप से, जिससे 1896 ईस्वी में कलकत्ता में जो अधिवेशन किया गया था कांग्रेस का, उसमें सबसे पहले 1896 ईस्वी में वंदे मातरम को गाया गया था, ठीक है, और उसकी अध्यक्षता जो किए थे वो कौन थे, रहमतुल्ला सियानी थे। तो इसको याद रखना, 1896 ईस्वी। उसके बाद 1906 ईस्वी में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। इम्पोर्टेंट है इसलिए हम उसको बता रहे हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को हम बताएंगे, जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है।
तो 1906 ईस्वी की जो अध्यक्षता कलकत्ता में किए थे वो थे दादा भाई नेहरू जी, ये भी आप जानते होंगे। और सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद अगर 1917 की बात करें तो ये भी कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट यानी कि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद लाहौर की अगर हम बात करें तो 1929 ईस्वी, ये याद रखना है, 1929 ईस्वी में लाहौर जो अधिवेशन हुआ था इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगर दिल्ली की बात करें तो 1923 ईस्वी में दिल्ली में अधिवेशन किया गया था। ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के इसमें अध्यक्ष बने थे, अबुल कलाम आज़ाद। कराची की अगर बात करें तो 1931 ईस्वी का कराची अधिवेशन आपको याद होगा, याद रखना भी चाहिए। वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे और सबसे पहले मूल अधिकारों को इसमें उठाया गया था। तो कांग्रेस का अधिवेशन भी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, कहाँ हुआ था और कि अध्यक्ष कौन थे और उसमें कौन सा एक्शन की लिया गया था। तो वैसे पॉइंट को आप याद रखना है, ये सारे अधिवेशन को नहीं याद रखना है, कुछ कुछ याद रखना है, जैसे कि 1896 हो गया, 1906 हो गया, 1917 हो गया, 1907 हो गया, जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसको भी याद रखना है। तो इस तरह से ये सारे इम्पोर्टेंट है। 1924 हो गया जिसमें गांधी जी बेलगांव में किए थे। उसी तरह से 1920 का, 1923 का, 1929 का, 1931 का, 1940 का, ये सारे अधिवेशन को आपको याद रखने हैं। और किसमें क्या हुआ 1925 का, जिसमें सबसे पहली महिला जो कि भारतीय बनी थी सरोजनी नायडू। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे, 16 नंबर सवाल। 16 कहता है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 16 की अगर हम बात करें तो 16 ऑप्शंस देखें, लॉर्ड विलियम बेटिंग, सर चार्ल्स मैडकॉक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलन बरो। विलियम बेटिंग की अगर चर्चा करें, विलियम बेटिंग की अगर हम चर्चा करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आप जाने कि विलियम बेटिंग ही भारत के गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद सर चार्ल्स मैडकॉफ की अगर हम बात करें तो यही इसका सही आंसर होगा, इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड आपको याद होगा, लॉर्ड एलन बरो। तो एक यहाँ पे फिर से हम बात बताना चाहते हैं कि आप जितने भी भारतीय गवर्नर जो कि इंग्लैंड के थे या कह सकते हैं अंग्रेजों के द्वारा जो भी नियुक्त किए गए थे गवर्नर वाइसराय, उसको याद रखें। और जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उसको भी याद रखें। जैसे लॉर्ड विलियम बेटिंग की चर्चा करें, 1929 ईस्वी सती प्रथा को समाप्त करना। चार्ल्स मैडकॉफ जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन की बात हो या फिर ये सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। रेल कब चली थी, 1858 ईस्वी में जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय कौन था कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी, ये सारी चीज़ों को आप जरूर याद रखें। रिपन है, लिंटन है, कॉर्नवालिस है। भारत विभाजन जब हुआ था तो कौन था, कर्जन था। तो वैसे वैसे जितने भी गवर्नर जनरल हैं, वाइसराय हैं, उसको ज़रूर याद रखें आप, बेहद इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। तो खास करके मॉडर्न हिस्ट्री की अगर चर्चा करें तो 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक आप पूरा पढ़ें और इसमें सम्मिलित रूप से जो भी हैं, जैसे कि कांग्रेस का अधिवेशन हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर जनरल से संबंधित कार्य और कांग्रेस अधिवेशन में जो कार्य किए गए हैं, जो एक्शंस लिए गए हैं, वो याद जरूर करें। जितने भी मूवमेंट हैं उसको याद रखें। ठीक है। अब अगला 17 नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला है 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल कहता है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की। देखिए एक और वीडियो बनाए हैं, बीएसएससी सीजीएल के तहत ही बनाए हैं, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल की का इतिहास रहा है, पीटी हो या मेंस हो, इसमें पुस्तक से संबंधित लेखक या लेखक से संबंधित पुस्तकों को पूछा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसमें बने हैं और इसलिए ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो चंदवरदाई ऑप्शंस हैं, पृथ्वीराज चौहान, कल्हण, बाणभट्ट। तो इसका सही जवाब
हो जाएगा पृथ्वीराज रासू की रचना चंद्रबर दाई के द्वारा की गई है और इसमें जो वर्णन किया गया है वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर कलहन की बात करें तो कलहन आप जानते होंगे, कलहन ये राजतरंगिणी के लेखक है, राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया है। मानभट्ट की अगर हम बात करें तो कादम्बरी के लेखक हैं मानभट्ट। तो इस तरह से सारे वहाँ पे हम दिए हैं, ढेर सारे प्रश्नों को वहाँ पे है, वहाँ उतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन बहुत सोच समझ के जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बुक हैं, पत्रिका है, उसको हमने उठाया है वहाँ। और आप वीडियो ज़रूर देखें, आई बटन में हम अभी दे देंगे। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है 18 नंबर, दिल्ली सल्तनत के दौरान धार्मिक मामलों के विभाग का नेतृत्व किसने किया था? धार्मिक मामलों का ऑप्शंस देखें। वजीर की बात अगर करें, 18 का वजीर की अगर बात करें तो वजीर जो था वो का क्या था? दीवाने वजारत का प्रधान था, जिसको हम लोग वित्तीय संगठन का प्रमुख भी कह सकते हैं। सुल्तान, सुल्तान तो आप जान ही गए, सुल्तान जो कि प्रमुख कमांडर था, जिसे राजा कह सकते हैं। सदर, ठीक है, सदर इसका सही हो जाएगा। धार्मिक मामलों का जो विभाग का नेतृत्व करता था ये सदर ही करता था। मुहतसबी की अगर हम बात करें तो यह न्याय से संबंधित कार्यों को देखता था। तो ये भी याद रखें, दिल्ली सल्तनत काल देखिए, मेनली रूप से आप सल्तनत काल देखें या फिर मुगलों को देखें या फिर दक्षिण भारत के राज्यों को देखें, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो अभी सवाल पूछने की प्रवृत्ति रही है उस प्रशासन से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए प्रशासन से संबंधित प्रश्नों को आप ज़्यादा याद करें। ठीक है। अब आगे देखेंगे 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल कहता है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? कलिंग पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन से देखें, 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 245 ईसा पूर्व या फिर 255 ईसा पूर्व। तो अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के बाद अशोक राजा बना था 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, 269 ईसा पूर्व में, जो कि मौर्य वंश का था। और बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। और इसमें उसकी सहायता किया था किसने? कौन सहायता किया था? आपको याद होगा, चाणक्य, जिसे हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे प्रश्नों को आप जरूर देखें। तो 269 ईसा पूर्व में ये अपना कार्यभार संभाला था अशोक ने, राजा बना था। और उसके 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में वो कलिंग पर हमला किया था, कलिंग पर हमला किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप जरूर याद रखें। कहता चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस है महाकश्यप, वसुमित्र, मोगालीपुत्र तिस्य या फिर कनिष्क। चार ऑप्शंस हैं आपके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चारों को बताएंगे। ठीक है, चारों को बताएंगे। पहला जो पहले की अगर बात करें तो पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, इसको याद रखना है। पहला जो बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। महाकश्यप अध्यक्षता किया था। और हुआ कब था? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और उस समय जो शासक था वो अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु था। तो इस तरह से आपने देखा, प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगीर में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था और अजात शत्रु के शासनकाल में। तो पहला पॉइंट आपने यहाँ पे देखा। अगर हम दूसरा की बात करें, दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था, तो दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली में कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व, याद रखना है। दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था वो वैशाली में हुआ था, 383 ईसा पूर्व हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता किया था वो शावाकामी था। कौन था? शावाकामी था। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, अध्यक्षता शावाकामी के द्वारा। और प्रशासक यानी कि राजा कौन था? तो उस समय कालाशोक राजा था। कालाशोक, कालाशोक उस समय राजा था। तो इस तरह से आप याद रखें। तो दो आपने देखा यहाँ पे। अब तीसरा की अगर हम चर्चा करें, तृतीय बौद्ध संगति की अगर हम चर्चा करें, तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो अभी पाटना, जिसे हम लोग पाटलिपुत्रा के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्रा,
ठीक है। तो तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी। कब हुई थी? तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी याद रखना है। अध्यक्ष कौन था? तो मोगालीपुत्र तिस्य था, मोगालीपुत्र तिस्य था। और शासक उस समय कौन था? तो शासक था, कौन था? अशोक। उस समय जो शासक था अशोक था, 251 ईसा पूर्व अशोक था। तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्षता कौन किया था? तो मोगालीपुत्र तिस्य ने किया था। और उस समय शासन किसका था? तो अशोक का था। तो इस तरह से 3 गो को आप देखें। उसके बाद अगर हम चतुर्थ की बात करें, चतुर्थ बौद्ध संगति की अगर हम बात करें, तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था वो लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था, जो कि कश्मीर में है। कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में है। और शासक कौन था? तो कनिष्क था। शासक कौन था? तो कनिष्क था। और अध्यक्षता कौन किया था? तो वसुमित्र ने किया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। और शासक कौन था? तो उस समय कनिष्क था। सारे प्रश्नों को आप जरूर याद रखें। बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। ठीक है। इस तरह से हर प्रश्न को आप देखते जाएं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 21 नंबर सवाल। 21 कहता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से के 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए ये करेंट का प्रश्न है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में भारत का स्थान पूछ रहा है। 133वां, 150वां, 144वां या फिर 156वां। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 150वां। भारत जो है 180 देशों की सूची में कितने स्थान पे है? 150वां स्थान पे। अगर पहले की बात करें तो वो देश कौन है? वो देश नॉर्वे है। ये भी याद रखना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में भारत का स्थान 150वां है, जबकि नॉर्वे पहले स्थान पे है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को आप नोट कर लें। अब आगे 22वां नंबर सवाल देखेंगे। तो 22वां नंबर सवाल कहता है किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित कप है। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित कप है। 22 का सही जवाब आप देखें ऑप्शंस पहले, डेनमार्क, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो किसको हरा के जीता है? याद करें, किसको हरा के जीता है? तो इंडोनेशिया को हरा के भारत ने 15 मई 2022 को थॉमस बैडमिंटन कप जीता है पुरुष का। ठीक है, और यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो थाईलैंड में। कहाँ आयोजित किया गया था? थाईलैंड में। ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है। और थॉमस कप कब से शुरुआत हुआ है? तो 1949 ईस्वी से शुरुआत किया गया है थॉमस कप का। तो ये भी आप याद करें। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम 15 मई 2022 ईस्वी को थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया को हरा के। थॉमस कप की शुरुआत 1949 ईस्वी से की गई थी, और यह जो 2022 को थॉमस कप का आयोजन किया गया, ये थाईलैंड में किया गया। अब अगले प्रश्न पे चलेंगे। 23 नंबर सवाल। 23 कहता है मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस पड़ोसी देश के साथ भारत का रेल संपर्क स्थापित करती है? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो 23 का सही जवाब सी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ये दोनों को मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी जोड़ती है। ठीक है, मैत्री रेलगाड़ी जोड़ती है। और अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2008 ईस्वी से की गई है। ये याद रखना है, मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो कि बंद हो गई थी, लेकिन इसे फिर से शुरू किया गया है। अब अगले प्रश्न पे चलेंगे। 24 नंबर सवाल। 24 कहता है प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस फूड डे कब मनाया जाता है? फूड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस देखें, 16 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को। 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस की अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस
16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई है कब से? इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी, 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई। तो ये भी याद रखना है, इसलिए 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे। और आज का अंतिम सवाल और 25 नंबर सवाल, हाल ही में भारत के किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शंस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। बेहद इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, आप इसे जानते होंगे। मुलायम सिंह यादव, यानी कि इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, जिन्हें नेताजी कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कब? 1989 ईस्वी में सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। रक्षा मंत्री भी ये रह चुके हैं भारत सरकार में, 1996 ईस्वी में सबसे पहले ये रक्षा मंत्री बने थे। तो इस तरह से सभी पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ज़रूर नोट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।